हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर का द्वितीय भाग लेके चल रहे हैं, कंपैरेटिव स्टैटिक इकोनॉमिक्स। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट किया था स्टैटिक क्या है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स क्या है और स्थैतिक की अवधारणा का उपयोग हम किस तरह से साम्य की अवस्था को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। आज उसका द्वितीय भाग हम अध्ययन कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टैटिक इकोनॉमिक्स। कंपैरेटिव स्टैटिक इकोनॉमिक्स क्या है? इसके अंतर्गत हम दो साम्य स्थितियों की तुलना करते हैं। एक साम्य स्थिति हमारी पुरानी होती है और दूसरी साम्य स्थिति किसी वेरिएबल के परिवर्तित होने से हमें नए बिंदु पर प्राप्त होती है। और कंपैरेटिव स्टैटिक इकोनॉमिक इस बात की विवेचना करता है कि पुराने साम्य और स्थापित किए गए नए साम्य में क्या तुलनात्मक स्थिति हमें प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत हम उस प्रक्रिया की विवेचना नहीं करते जिसके तहत पुराने साम्य से नए साम्य की ओर हम जाते हैं, वरन मात्र हम दोनों साम्य स्थितियों की जो हमने प्राप्त की हैं और हम उनकी तुलना मात्र ही करते हैं। इसीलिए इसको हम कंपैरेटिव स्टैटिक इकोनॉमिक के नाम से जानते हैं। मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस क्या है? इस विश्लेषण को प्रोफेसर कुरिहारा के द्वारा केन्स के गुणक सिद्धांत की सहायता से विवेचना की गई, जिसके अंतर्गत हम दो साम्य स्थितियों को लेके चलते हैं। एक विनियोग में परिवर्तन से पूर्व का साम्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और दूसरा विनियोग में परिवर्तन के पश्चात का साम्य, और दोनों साम्य स्थितियों की तुलना करके जो विश्लेषण हम निकालते हैं और हम ये कहते हैं कि विनियोग में प्रारंभिक परिवर्तन के कारण एक साम्य आय स्तर से दूसरे साम्य आय स्तर पर हम पहुँचे। किसके कारण पहुँचे? क्योंकि विनियोग परिवर्तित हुआ। तो दो स्टैटिक साम्य स्थितियों की हम तुलना करते हैं। एक पुरानी स्थिति जब विनियोग में परिवर्तन नहीं करते हैं, साम्य आय का स्तर जो प्राप्त करते हैं, और दूसरी नई साम्य की स्थिति जिसमें हम विनियोग में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन की विवेचना करते हैं। और दोनों की जब हम दोनों स्टैटिक विश्लेषण की जब हम तुलना करते हैं तो इसे ही हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कंपैरेटिव तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण कहते हैं। इस विश्लेषण को स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर कुरिहारा ने केन्स के गुणक सिद्धांत को आधार बनाया और उसके आधार पर चित्रीय व्याख्या करने का प्रयास किया, जिसे मैं आपको स्पष्ट करने जा रही हूँ। इस डायग्राम के अंतर्गत हम वर्टिकल एक्सिस के ऊपर साम्य उपभोग एवं विनियोग की मात्रा को ले रहे हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम कुल आय की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। C+I रेखा हमारी समग्र मांग फलन की रेखा है, जहां पर 45 डिग्री की रेखा कटाव पर हमें एक साम्य स्थिति प्राप्त होती है E0। इस E0 साम्य स्थिति को हम प्रथम अपनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्थिति मान रहे हैं, जहां समग्र मांग और पूर्ति के कारण साम्य आय का स्तर OY0 हमें प्राप्त होता है। यह एक साम्य की स्थिति है जो स्थैतिक साम्य को स्पष्ट करती है। यदि अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक विनियोजन में वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप समग्र मांग वक्र परिवर्तित होकर के C+I + ΔI हो जाता है। और ये जो परिवर्तन है समग्र मांग वक्र का, इसके कारण जो 45 डिग्री की रेखा पर हमें कटाव मिलता है तो E1 बिंदु पर अर्थव्यवस्था में नया संतुलन प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि E0 जो है वो भी एक साम्य आय का स्तर का संतुलन है। E1 जो है वह भी एक साम्य आय के स्तर का संतुलन है। E0 पुराना संतुलन है स्थैतिक, और E1 हमारा नया स्थैतिक संतुलन है। और इन दोनों संतुलन स्थितियों की जो हम तुलना करते हैं, इसे ही हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी आर्थिक विश्लेषण कहते हैं। और हम पाते हैं कि दोनों की तुलना करने पर कि दोनों विश्लेषणों के अंतर्गत विनियोग में परिवर्तन के कारण एक साम्य स्थिति से दूसरे साम्य स्थिति में हम पहुंच गए और गुणक प्रभाव जो है क्रियाशील हो गया। तो कुरिहारा ने केन्स के मॉडल के द्वारा ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम यदि समष्टि तुलनात्मक स्थिति की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहते हैं तो उसको हम
केंजियंस के गुणक मल्टीप्लायर थ्योरी के सिद्धांत की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसकी विवेचना मैंने आपको इस डायग्राम के अंतर्गत की है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हम तुलनात्मक स्थैतिक इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं उसकी अपनी मर्यादाएं पाई जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस पाए जाते हैं। इस विश्लेषण के अंतर्गत विद्यार्थियों भी आपने देखा कि हमने एक पुराने संतुलन की, साम्य संतुलन की, स्थैतिक संतुलन की दूसरे नए साम्य स्थैतिक संतुलन से तुलना की और अपने विश्लेषण को स्पष्ट किया। लेकिन यहाँ पर हमने इस बात की विवेचना, इस पाथ की या मार्ग की विवेचना नहीं की कि एक संतुलन की स्थैतिक स्थिति से अर्थव्यवस्था दूसरी स्थैतिक स्थिति पर, नए संतुलन पर किस प्रकार से पहुंचती है, अर्थात उसका मार्ग क्या होता है या प्रोसेस क्या होता है, इसकी विवेचना जो है वो तुलनात्मक स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम नहीं करते हैं। इसलिए इस विश्लेषण को जो है हम आधार मान करके चलते हैं कि इसका एक लिमिटेशन या इसकी सीमा क्या है, कि इसमें हम पाथ की विवेचना नहीं करते हैं और तुलना ही करते हैं मात्र, लेकिन पाथ की विवेचना या कैसे कैसे इस मार्ग तक हम पहुँचे इसकी विवेचना हम नहीं करते हैं। ये इसकी लिमिटेशंस मानी जाती हैं। अगला विश्लेषण का विषय स्टूडेंट्स में लेके चल रही हूँ वो आपका है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत डायनामिक एनालिसिस या प्रावेगिक विश्लेषण क्या होता है। जो प्रावेगिक विश्लेषण अर्थशास्त्र में है वो समय की अवधारणा को लेकर के चलता है, समय की अवधि को लेकर चलता है कि समय के परिवर्तन के कारण जो साम्य आय की स्तरों में परिवर्तन होता है उसकी विवेचना जब हम कहते हैं तो हमारा जो विश्लेषण होता है वो स्थैतिक से परिवर्तित होकर के प्रावेगिक विश्लेषण या डायनामिक एनालिसिस बन जाता है। और ये डायनामिक एनालिसिस टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस को बताता है, जिससे हम एक साम्य से दूसरे साम्य की स्थिति को प्राप्त करते हैं। प्रोफेसर क्लार्क के द्वारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 5 फीचर्स बताए गए हैं जो कि स्थैतिक इकोनॉमिक को डायनामिक इकोनॉमी में या प्रावेगिक अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट कर देते हैं। वो 5 फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन में वृद्धि की दरें पाई जाती हैं और उनमें परिवर्तन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसी तरह से सेकंड फीचर्स जो क्लार्क मान के चलते हैं फीचर या स्थिति, जिसके अंतर्गत हम ये कहते हैं एक अर्थव्यवस्था प्रावेगिक हो जाती है कि क्योंकि क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ग्रोथ की पूंजी वृद्धि की जो मात्राएं हैं उनमें परिवर्तन की दर पाई जाती है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि उत्पादन की तकनीकी जो है वो परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण परिवर्तन की दर उसमें उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था स्टैटिक से डायनेमिक हो जाती है। इसी तरह से क्लार्क ने ये कहा कि इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं उनमें चेंजेस पाए जाते हैं और उनकी स्ट्रक्चर में, उनकी टेक्नोलॉजीज़ में डिफरेंट चेंजेस पाए जाते हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था डायनेमिक हो जाती है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि मानव जो हमारे अर्थशास्त्र के मुख्य पहलू हैं, जिसे हम कहते हैं कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन हो जाता है, आदतों में परिवर्तन हो जाता है, फैशन में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अर्थव्यवस्था जो है स्थैतिक से प्रावेगिक की ओर कन्वर्ट हो जाती है। तो क्लार्क ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अर्थव्यवस्था में ये फीचर्स क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण एक इकोनॉमी जो होती है स्टैटिक से डायनेमिक में परिवर्तित हो जाती है। प्रोफेसर क्लार्क हैज़ पॉइंटेड आउट द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ए डायनेमिक इकोनॉमी। फर्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ग्रोथ। थर्ड, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस। फोर्थ, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस अंडरगोन चेंजेस। Insufficient organizations are replaced by efficient organizations, and habit of the people, fashion and custom changes as wants of the people increases. इन्हीं वजहों के कारण क्लार्क ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो स्थैतिक साम्य से प्रावेगिक में परिवर्तित हो जाती है। और मैक्रो डायनेमिक एनालिसिस को स्पष्ट करने के लिए कुरिहारा ने ये कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक डायनामिक एनालिसिस या विश्लेषण जो है, समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण जो है, वो अपने आप में एक मोशन पिक्चर की तरह है, जिसमें कि वीडियो पाया जाता है, गति पाई जाती है। स्टिल पिक्चर नहीं होती, बल्कि एक मोशन पिक्चर होती है जिसमें कि वीडियो की स्थिति पाई जाती है। और इसके अंतर्गत कुरिहारा ने स्पष्ट करने का प्रयास किया, यदि हम केंजियंस मल्टीप्लायर को प्रावेगिक रूप में देखते हैं तो वह हमारा जो विश्लेषण बन जाता है वो समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण बन जाता है, जिसके अंतर्गत
हम यह लेकर के चलते हैं कि यदि विनियोग में परिवर्तन होता है तो विनियोग में परिवर्तन के कारण आय के एक स्तर से दूसरे स्तर पर हम पहुंचते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या पाई जाती है। जब इस प्रक्रिया को हम स्पष्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा केंजिन्स मॉडल जो है वो कुरिहारा के अनुसार मैक्रो डायनामिक एनालिसिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी चित्रीय व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है। डायग्राम को स्पष्ट करने के लिए हम वर्टिकल एक्सिस के ऊपर समग्र मांग को लेके चल रहे हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आय को मेज़र कर रहे हैं। प्रथम साम्य हमारा C+I समग्र मांग रेखा और पूर्ति रेखा के कटाव पर E0 बिंदु पर हमें प्राप्त होता है। विनियोग में परिवर्तन के कारण नया साम्य नए मांग वक्र C+I + डेल्टा I के अनुसार EN बिंदु पर हमें प्राप्त होता है, जहां पर साम्य आय का स्तर बढ़कर के OY2 हो जाता है। प्रावेगिक विश्लेषण इस बात की विवेचना करता है कि ये जो प्रक्रिया E0 से E1 पर पहुंचने की है वो क्या होती है, क्योंकि प्रावेगिक विश्लेषण में हम ये देखते हैं कि विनियोग में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन तुरंत नहीं हो जाता, बल्कि वो समय अनुसार होता है। और समय के अनुसार हम विवरण करने के लिए कहते हैं कि जैसे ही अर्थव्यवस्था में विनियोग बढ़ता है तो आय के स्तर में वृद्धि T पीरियड से T+1 पीरियड में जाकर के Y1 होती है, T+1 के में से T+2 में OY2 होती है। इस प्रकार से जो हम प्रोसेस को स्पष्ट करते हैं ये अपने आप में इसी मॉडल को किस में कन्वर्ट कर देता है, डायनेमिक मॉडल में। क्योंकि कुरिहारा ये कहते हैं केन्स का विनियोग गुणक का सिद्धांत, इस प्रावेगिक गुणक का सिद्धांत इस बात की विवेचना करता है कि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में किया गया प्रारंभिक विनियोग एक उद्योग की आय को जब बढ़ाता है तो वहाँ के श्रमिकों की आय के बढ़ने के कारण वो मौद्रिक मजदूरी को लेकर के अन्य उद्योगों की वस्तुओं की मांग करते हैं, और जब अन्य उद्योगों की वस्तुओं की मांग करते हैं तो उस उद्योग में भी व्युत्पन्न मांग के कारण रोजगार, उत्पादन एवं आय के स्तर बढ़ते हैं। और इसमें समय लगता है, और समय के विवेचना के कारण हम उसको T पीरियड, T+1 पीरियड, T+2 पीरियड के द्वारा स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि आय का स्तर एकदम नहीं बढ़ता, बल्कि विभिन्न समय अवधियों में Y0 से Y2 पर पहुंच जाता है। इसे ही केन्स ने डायनेमिक गुणक का नाम दिया और डायनेमिक मल्टीप्लायर का नाम दिया, और इसकी सहायता से हम मैक्रो डायनेमिक इकोनॉमिक एनालिसिस को स्पष्ट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक समष्टि प्रावेगिक अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंस को बढ़ा देते हैं। जैसे हम ये कहते हैं, इसके अंतर्गत हम जो है टाइम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। डायनेमिक इकोनॉमिक का उपयोग करके हम व्यापार चक्रों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इनके सिद्धांतों को स्पष्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से आर्थिक जो सिद्धांत बनाए गए हैं उनका आधार भी जो है वो वास्तव में डायनेमिक इकोनॉमिक्स है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि ये मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच है, कि इसके अंतर्गत लोच बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि टाइम वेरिएबल काउंट होता है, और जब टाइम वेरिएबल काउंट होता है तो वेरिएबल्स को फ्लैक्चुएशन करने के लिए अधिक समय अवधि मिल जाती है। और इसलिए इसी हम कहते हैं कि प्रावेगिक विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है, कि वास्तविक अप्रोच है जिसके द्वारा हम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को सही अर्थों में समझा जा सकता है। लेकिन इतने गुण होने के पश्चात भी, इतने इसकी इम्पॉर्टेंस होने के पश्चात भी हम ये कहते हैं कि डायनेमिक एनालिसिस की अपनी एक लिमिटेशन ये है कि ये कम्प्लेक्स अप्रोच है, एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम न केवल समय अवधियों की गणना करते हैं, कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्रियाशील होते हैं, प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं, उसके पाथ को स्पष्ट करते हैं, उस मार्ग क्या होगा उसके चेंज का। तो ये सारे फैक्टर्स कई मल्टीपल मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल के फंक्शन के कारण ये जो है बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाती है। और इस मैथमेटिकल अप्रोच के अडॉप्ट करने से, ट्रेड साइकिल्स की विवेचनाओं की वजह से, डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स की वेरिएबल्स की वजह से ये आम आदमी के लिए समझना इसको मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह सिद्धांत जो है अपने आप में जटिल विश्लेषण बन जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने अपने दोनों वीडियो के मार्फत, पार्ट ए और पार्ट सेकंड के मार्फत आपको ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट जिसको हम ये कहते हैं स्टैटिक, कंपैरेटिव स्टैटिक और डायनेमिक इकोनॉमिक एनालिसिस का विश्लेषण अर्थशास्त्र में जानना क्यों आवश्यक है अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, और किस तरह से व्यष्टिगत और समष्टि अर्थशास्त्रों के अंतर्गत इसका हम उपयोग करते हैं, इस महत्वपूर्ण तथ्य की विवेचना दोनों वीडियो के मार्फत की है। आप इसको पढ़ करके इनके अध्ययन के मार्फत अर्थशास्त्र के अध्ययन को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। धन्यवाद।